अब टाइम है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने का। एक टिप दे रही हूँ, हमेशा याद रखो जब भी ऐसा कोई टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है तो आप एक हैबिट बना लीजिए कि हम इस तरीके से ही याद करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर important because they provide managers with useful insight into reality. Principles of management are important because they help in meeting changing environment requirements. They are important because of they fulfill social responsibility. अगर इस तरीके से याद करेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से याद रहेंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा। आई विल क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। देखिए, जब तक हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़े थे, हमें शायद ही बिजनेस सिचुएशंस का कोई आइडिया हो, या मैं ये कहूंगी कि अगर हमें बिजनेस सिचुएशंस का कुछ आइडिया था भी तो ये पढ़ने के बाद हमारी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है जिन्हें ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने क्लियर किया है या उसके बारे में हमें समझाया है। सो when you read these principles of management, you learn about these principles of management, they are going to add to your knowledge and ability to understand the circumstances and real managerial situations। उससे क्या होगा, आप बेटर मैनेजर्स बनेंगे। इसके साथ साथ देखिए, मैंने बार बार कहा है, ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने पास्ट में मैनेजर्स ने अपने एक्सपीरियंस, अपने विजडम और अपने एक्सपेरिमेंट से बनाए हैं, राइट? तो उन्होंने डेफिनेटली अपनी मिस्टेक से सीखा है। हम ये प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी मिस्टेक से सीख सकते हैं। यानी कि जो गलतियां पास्ट में मैनेजर्स से हुई है, अब वो गलतियां ना हो, इसके लिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें गाइड करते हैं, राइट? नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं हमें मदद करते हैं इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन में। हाउ, कैसे मदद करते हैं ये हमें? देखिए, कहीं ना वो जो ये प्रिंसिपल्स हैं, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं, वर्क स्टडीज हैं, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वो क्या फोकस करती हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसके बारे में डिस्कस करती है। बाकी भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे क्या बात करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। आप सारे प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ले लीजिए, आप प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ले लीजिए, ये सारे प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं क्या आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। सबके सब इसी पे फोकस करते हैं, पूरा फोकस एफिशिएंसी पे है यहाँ पर, राइट? देन one more thing, principles of management are able to foresee the cause and effect relationship, ठीक है, ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शन। इससे क्या होगा, नुकसान कम होगा, लॉसेस कम होंगे, वेस्टेज कम होंगे, ट्रायल एरर आप फॉलो नहीं करोगे तो अगेन वेस्टेज कम होगा, राइट? सो ये तो हो गई बात ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। अब बात करते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट? what is required to get effective administration? Effective administration wants impersonalization of managerial conduct so that managerial power is used with due discretion। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो बाउंड्री देते हैं, लिमिट द बाउंड्री ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन। आपको याद है? याद करके बताना, खुद ही सोचना कौन से प्रिंसिपल में हमने ये डिस्कस किया था कि द मैनेजर कैन punish the subordinate after giving him the opportunity to express or explain his case। ये हमने कहीं डिस्कस किया है अपने पास वीडियोस में, राइट? तो यहाँ पर वो उसी बात को अलग तरीके से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिमिट द बाउंड्रीज, है ना? कहीं ना कहीं वो मैनेजर्स को भी सिखाते हैं कि आपको क्या बाउंड्रीज रखनी है डिसीजन लेने में। ये सारी प्रिंसिपल्स है ना, वो मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, वर्कर्स की भी बात करते हैं, वर्कर्स का रोल भी एक्सप्लेन करते हैं और मैनेजर्स का भी रोल एक्सप्लेन करते हैं। अगर ऐसा होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल, ह्यूमन, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, ये भी एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस और एवरीथिंग एक्चुअली हेल्प्स इन ब्रिंगिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, साइंटिफिक डिसीजंस। पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया है ना। डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में यही बात हमने बार बार डिस्कस की थी कि डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, thoughtful and justifiable in terms of the intended purposes। जस्टिफाइबल इक्विटी के हिसाब से देख लीजिए या डिसिप्लिन में पनिशमेंट के हिसाब से देख लीजिए। सो मतलब क्या है, साइंटिफिक डिसीजन क्या कहता है, कोई भी चीज जो है जजमेंट, पर्सनल जजमेंट से नहीं करना है, कोई भी डिसीजन आपको पर्सनल जजमेंट से नहीं लेना है, आपको फैक्ट्स के बेसिस पे सोच समझ के थॉटफुल डिसीजंस लेने हैं, राइट। एंड द डिसीजन शुड बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। यहाँ पर देखिए कि जो डिसीजन आपने लिया है, क्या आप उसका इम्पैक्ट मेजर कर सकते हो और उसको इवेलुएट कर सकते हो, तभी हम कहते हैं कि वो साइंटिफिक डिसीजन है। तो हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स है वो इसी पर फोकस करते हैं। यहाँ पर क्या बात हो रही है, लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ, आपको लॉजिक फॉलो करना है रेदर देन ब्लाइंड फेथ। So this is about scientific decisions. Now, meeting changing environment requirements. See, environment is changing continuously. और आप बच्चों जिस एरा में हो, यहाँ तो environment बहुत fast change होगा। तो हमने तो पहले ही कह दिया कि principles of management rigid नहीं है, वो तो important है। क्यों important है? Because they have to be modified and as per the changing requirement. When you apply these modified principles, they are equally helpful to us. So management principles are flexible and they are able to adapt to the dynamic business environment, right? क्या मतलब हमें क्या समझ में आया कि environment is keep on changing, principles of management are flexible, they have to be modified and applied in the given situation, so they remain useful uh, for all the time for all of us, right? यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन का। देखिए, जब टेलर ने और हेनरी फ्योल ने जब बात करी थी डिवीजन ऑफ वर्क की, तो उसने सिंपल फैक्ट्री में कहा था कि जो काम हो रहा है फैक्ट्री में उसको हम जो है डिवाइड कर लेते हैं। आज के टाइम पे ये डिवीजन ऑफ वर्क इतना पॉपुलर हो गया है कि आप लोगों ने आउटसोर्सिंग के बारे में सुना होगा। और आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो काम है आप अपनी कोर एक्टिविटीज पे फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोडक्शन पे तो फोकस करती है, लेकिन जो नॉन कोर एक्टिविटीज है, जैसे कि अकाउंट्स मेंटेन करना, जैसे कि टैक्सेशन हैंडल करना, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैंडल करना, कैंटीन हैंडल करना, उसको आउटसोर्स कर देती है। और जमाना बदला, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क का हम इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, और जमाना बदला, आज के टाइम पे आउटसोर्सिंग में भी अलग अलग ब्रांचेस सामने आ गई है, जैसे कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। अब तो लोग कह रहे हैं कि हम कोर एक्टिविटीज को भी आउटसोर्स कर सकते हैं या कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। अब बात आती है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वाई आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सपोर्ट अस इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ डू दे हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो यहाँ पे जो हमने मैंने बोल्ड में कर रखा है उसको पढ़ते हैं पहले। मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव आल्सो इवॉल्व इन रेस्पॉन्स ऑफ दीज डिमांड्स। कौन सी डिमांड्स? इंक्रीज्ड पब्लिक अवेयरनेस। आप पहले से आज के समय में कंपेयर करोगे तो पब्लिक अवेयरनेस जो है वो इम्प्रूव हुई है। सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया तो पूरा दैट इज सोशल मीडिया है, इसके अलावा न्यूज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है चारों तरफ, नॉलेज है चारों तरफ, तो पब्लिक अवेयरनेस इंप्रूव हुई है। कस्टमर कंज्यूमर को अपने राइट्स पता हैं, आजकल तो एवरीवन नोज देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एटसेट्रा। तो क्या हुआ है, अब मैनेजमेंट ने इसमें क्या किया है, मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव आल्सो इवॉल्व टू these demands. Moreover, the interpretation of these principles also assume newer and contemporary meaning, newer and contemporary meaning with the changes in time. इसका एग्जाम्पल देखें हम, क्या इसका एग्जाम्पल है? तो इसका एग्जाम्पल ये है, जो हम अभी आपकी बुक का ही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल ये है कि इक्विटी की बात की है इन्होंने। पहले जब एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स दे रहे थे, उन्होंने सिर्फ वेजेस को लेकर ही इक्विटी की बात की थी, राइट। आज के टाइम पे
customer value to the customer, care for the environment, dealings with business associate, ये सब इस प्रिंसिपल के अंडर आ रहे हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। इक्विटी की बात करें तो कस्टमर हमारे लिए सारे के सारे सेम होने चाहिए। केयर फॉर द एनवायरमेंट, आपको सिर्फ कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचना, एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना है, बिजनेस एसोसिएट्स के बारे में भी सोचना है, और इक्विटी सब जगह लगानी है। दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी बायस। इक्विटी क्या कहता है? देयर शुड नॉट बी एनी बायस while dealing with people, that means on the basis of section, gender, community, caste etc. वो ऐसा कोई बायस नहीं होना चाहिए। वही बात यहाँ पर कही गई है, राइट। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। यस, आप में से जितने बच्चे आगे जाकर अगर मैनेजमेंट में हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आप सबको गुड विशेस है, जाइए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे अच्छे और बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेजेस को आप लोग ज्वाइन कीजिए। That means management principles are important because they help in imparting education to managers, they help in training managers, and they are also helping in research in management. So why do we need principles of management? देखिए मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर मैनेजमेंट में हायर स्टडीज होती है, रिसर्च होती है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट मैं मार्केटिंग लेकर आ रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके अलावा क्या बिजनेस स्टडी से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज हैं क्या जानना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।